मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज हम बात करने वाले हैं 3 आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूटीआई एएमसी के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसके बिजनेस के बारे में, मैं आपको बताऊंगा इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और इस पार्ट के एंड में बात करेंगे तीसरे पार्ट में कि इसके आईपीओ के टेक्निकल डिटेल्स क्या है, कौन कौन से डेट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूटीआई एएमसी की। यूटीआई एएमसी की फुल फॉर्म है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब होता है कि जो किसी के एसेट्स को मैनेज करती है। यहां पे आपने म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना ही होगा। यूटीआई के काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वो एएमसी आपका पैसा आगे अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एएमसी आपका पैसा इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करती है। अगर आप अपना पैसा डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो एज पर द प्लान, तो वो आपका पैसा डेट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो यूटीआई एएमसी इंडिया की सबसे पहली एएमसी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके साइज की, तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट के टर्म्स में ये इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड सेक्टर में बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड सेक्टर के एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से ये इंडिया की 8th लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। क्योंकि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसे बनती है क्योंकि इसके पास और ऐसे बहुत एसेट्स हैं जो म्यूचुअल फंड के अलावा ये कंपनी मैनेज करती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के हिसाब से ये 8वें रैंक पे है। अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो पहले नंबर पे एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और सेकंड नंबर पे एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो जैसे कि दोस्तों आप यूटीआई के बिजनेस के बारे में समझ गए होंगे कि ये क्या करता है। इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है जहां पे ये एसेट्स मैनेज करता है। सेकंड, इसके अलावा ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मींस कि अगर आप एचएनआईज हैं, इनके पैसे को लेके भी ये मैनेज करता है, उनके पोर्टफोलियोज को मैनेज करता है। इसके अलावा ये पेंशन फंड का बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको भी ये मैनेज करता है, जिसकी वजह से जो इनका टोटल एयूएम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और ये इसको रैंक में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी बना देता है। दोस्तों यूटीआई एएमसी के अगर हम आईपीओ के साइज की बात करें तो ये आईपीओ ऑलमोस्ट 2100 करोड़ से ज्यादा का है, जो इसको एक बहुत बड़ा आईपीओ बना देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि करंटली यूटीआई एएमसी के शेयर होल्डर्स कौन है, कौन सी कंपनी के पास कितना % स्टेक है। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा इस पॉइंट के डिस्कशन के बाद कि कौन सी शेयर होल्डर्स अपना कितना % स्टेक सेल करने के बारे में सोच रहे हैं थ्रू दिस आईपीओ। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि यूटीआई एएमसी के करंट शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं और किसके पास कितना बड़ा स्टेक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके पास 18.24% का स्टेक है। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, जिसके बाद भी 18.24% का स्टेक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भी 18.24% का स्टेक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं टीआरपी की, जो कि एक यूएस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसके पास करंटली यूटीआई एएमसी का सबसे बड़ा स्टेक है और जिसकी परसेंटेज है 26%। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के पास भी 18.24% का स्टेक है। और अगर मैं एक और पार्ट की बात करता हूं तो इंप्लॉयज के पास ऑलमोस्ट 1.04% का स्टेक है यूटीआई एएमसी का। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है तो कौन कौन से शेयर होल्डर्स अपना स्टेक सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहां से आपको समझ में आएगा कि कौन सा शेयर होल्डर अपना कितना % स्टेक सेल कर रहा है। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और टीआरपी सारी कंपनीज हैं जो अपना स्टेक सेल करने के बारे में सोच रही हैं फ्रॉम यूटीआई एएमसी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ बड़ौदा की और एलआईसी की, तो वो सोच रहे हैं कि वो आईपीओ के थ्रू 8.25% अपना स्टेक सेल करेंगे। इसके अलावा टीआरपी एंड पंजाब नेशनल बैंक अपना 3% का स्टेक सेल करेंगे फ्रॉम यूटीआई एएमसी। चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं यूटीआई एएमसी के फाइनेंशियल्स के बारे में, ताकि आपको समझ में आएगा पिछले कुछ टाइम के अंदर फाइनेंशियली यूटीआई एएमसी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो जल्दी से मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे मैंने आपको पिछले 3 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताया है, जो आपको बताता है कि यूटीआई एएमसी का जो पास्ट फाइनेंशियल ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, बल्कि यहां पे एक डाउन ट्रेंड देखा गया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो जल्दी से मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 2018 की। तो यूटीआई एएमसी का जो नेट रेवेन्यू था वो था 1162 करोड़ का और इनका प्रॉफिट था 405 करोड़ का। यहां पे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करते हैं तो कंपनी का नेट रेवेन्यू कम हो जाता है टू 1080 करोड़ और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है फ्रॉम 405 करोड़ टू 347 करोड़। यहां पे अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 की,
तो इस कंपनी का नेट रेवेन्यू और ज्यादा नीचे आ जाता है और इनका नेट रेवेन्यू जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में था उसकी अमाउंट था 890 करोड़ और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 275 करोड़। तो यहां से आपको समझ में आता है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है फाइनेंशियल टर्म्स में वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2021, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कंपनी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और कंपनी ने बताया कि जो इनका नेट रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर में निकल के आया था वो था 271 करोड़ का और इनका जो प्रॉफिट था वो 101 करोड़ का था। तो जिससे आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में शायद कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, लेकिन अगर हम पिछले 3 साल के रिकॉर्ड को देखते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो दोस्तों जल्दी से हम एक और पैरामीटर की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत से इन्वेस्टर्स देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर हम पिछले साल की प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं यूटीआई एएमसी की तो वो 17 के आसपास का निकल के आता है। अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूं, 2 लिस्टेड कंपनीज है जो इनके कॉम्पिटिशन में है, पहला एचडीएफसी एएमसी और दूसरा निपन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर हम उन दोनों कंपनीज की बात करते हैं तो उनका करंट पीई रेशियो ऑलमोस्ट 30 से ऊपर है। तो मतलब कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में जो भी लिस्टेड मार्केट में है इस कंपनी का पीई रेशियो थोड़ा सा कम है, जो कि एक पॉजिटिव चीज निकलती है यूटीआई एएमसी के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल डिटेल्स ऑफ यूटीआई एएमसी। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आईपीओ का प्राइस रखा गया है वो बैंड है 552 रुपीज टू 554 रुपीज, मतलब कि आप इसके बीच में कहीं पे भी बिड कर सकते हैं। और जो लॉट साइज रखा गया है वो 27 शेयर्स का रखा गया है। तो अगर यहां पे आपको बिड करना है तो आपको ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास का रुपीस डालने पड़ेंगे। अगर हम बात करें कि कब आप इसके लिए बिडिंग कर सकते हैं तो इसके बिडिंग ओपन होगा फ्रॉम 29 सितंबर टू 1 अक्टूबर और 7 या 8 अक्टूबर के आसपास आपको अलॉटमेंट के बारे में डिटेल मिल जाएगा। और जिसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रखी गई है कंपनी की वो 12 अक्टूबर के आसपास की रखी गई है। चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं सेकंड आईपीओ के बारे में जो अभी आने वाला है, जिसका नाम है मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएसएल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप जो ये तीनों आईपीओ हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं या यूटीआई एएमसी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आप तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि तीनों आईपीओ एक अलग इंडस्ट्री से निकल के आते हैं और उस आईपीओ का कंपैरिजन आप उस इंडस्ट्री के बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन एक आईपीओ को दूसरे से कंपेयर करना कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है कि ये आईपीओ कौन सी बिजनेस से निकल के आता है, कौन सी इंडस्ट्री से निकल के आता है, इसके कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनीज हैं और इन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। आपका कम टाइम लेते हुए चलिए जल्दी से बात करते हैं एमडीएसएल आईपीओ के बारे में, जो कि एक बहुत ही यूनिक कंपनी है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो दोस्तों ये कंपनी यूनिक इसलिए है क्योंकि इस कंपनी का 100% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में अगर हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो इसका बिजनेस इंडिया के डिफेंस सेक्टर के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है, क्योंकि इनको जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलते हैं और ये काम करती है शिप बिल्डिंग में, सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट करती है और इसके अलावा वो इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप्स भी बनाती है। ये सब काम तो ये कंस्ट्रक्शन में करती है, लेकिन इसके अलावा इसके पास बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स रिपेयरिंग के भी आते हैं। मान लो किसी शिप में रिपेयरिंग करना है तो उसके लिए भी इस कंपनी को बुलाया जाता है। तो जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास आते हैं मेनली गवर्नमेंट से निकल के आते हैं, और अगर हम गवर्नमेंट की भी बात करते हो तो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकल के आते हैं, जिसकी वजह से एक यूनिक कंपनी बन जाती है अपने बिजनेस मॉडल को लेके। तो दोस्तों ये कंपनी 1960 में स्टार्ट हुई थी और 1960 से लेके अभी तक इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 795 वेसल्स को कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 25% इन्होंने वॉरशिप्स को भी बनाया है। तो दोस्तों आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रो करेगी। और कोई कंपनी ग्रो कैसे करती है, जब उनके पास जो वो प्रोडक्ट बनाती है उसको लेके एक अच्छी ऑर्डर बुक होती है। अगर मैं एमडीएसएल की बात करता हूं तो इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसको ये आने वाले 6 से 7 साल में पूरा करेंगे। तो मतलब अगले 6 से 7 साल में कंपनी के पास ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत एक हेल्दी ऑर्डर बुक है जो इनको चीजें बनानी है और अपना पूरा फोकस कंस्ट्रक्शन करने में कर सकते हैं रेदर देन ब्रिंगिंग न्यू क्लाइंट्स। तो दोस्तों ये चीज हमें बताती है कि कंपनी का ऑर्डर बुक कितना स्ट्रांग है आने वाले 6 से 7 साल में। चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में हमें कंटिन्यूसली इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था वो था 4274 करोड़ का और कंपनी का प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 598 करोड़ के आसपास का। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 की, तो कंपनी का नेट रेवेन्यू बढ़ जाता है
टू 5027 CR और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है फ्रॉम 598 करोड़ टू 496 करोड़। इसके बाद अगर हम चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 पे, तो कंपनी का नेट रेवेन्यू बढ़ जाता है 5200 करोड़ के आसपास का और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाता है टू 532 करोड़। अगर इससे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की, तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था वो बढ़ जाता है 5535 करोड़ पे, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो जाता है फ्रॉम 532 करोड़ टू 477 करोड़। तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी है, लेकिन इनका नेट प्रॉफिट पिछले कुछ टाइम के अंदर कम हुआ है, जो छोटी सी चीज है जिसके बारे में इन्वेस्टर्स को थोड़ा डिटेल में देख लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एमडीएसएल एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा डिविडेंड देते हैं, जिसके चलते एमडीएसएल का भी पास्ट डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी ये रिकॉर्ड कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के बारे में तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा, अभी हम उसके बारे में सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं इस कंपनी के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में कि कंपनी के आईपीओ के कौन सी टेक्निकल डिटेल्स हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस कंपनी के आईपीओ के टेक्निकल डिटेल्स, तो ये कंपनी 440 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है और जिसमें 103 शेयर्स का एक लॉट है। मतलब कि अगर आपको एक लॉट के लिए बिड करना है तो आपको 103 शेयर्स के लिए बिड करना पड़ेगा और एक शेयर का जो प्राइस रखा गया है उसका बैंड रखा गया है फ्रॉम 135 रुपीज टू 145 रुपीज। तो इसका जो अगर आपको बिड करना है तो बिड करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 15,000 रुपए के आसपास का अमाउंट रखना पड़ेगा अगर आपको बिड करना है। तो अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी। अगर आप इस आईपीओ में बिड करना चाहते हो तो इसमें बिड करने का जो डेट है वो 29 सितंबर से ओपन होगा और 1 अक्टूबर तक आप इस आईपीओ के अंदर बिड कर सकते हैं और इसका जो अलॉटमेंट आएगा उसकी डिटेल 7 या 8 अक्टूबर को निकल के आएगा और इसका जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है आईपीओ का वो 12 अक्टूबर का रखा गया है। तो दोस्तों इसमें अगर मैक्सिमम लॉट्स की बात करते हो तो मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप 1339 शेयर्स के लिए मैक्सिमम बिड कर सकते हैं अंडर रिटेल कैटेगरी। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे आईपीओ के बारे में, जो कि एक बिल्कुल अलग इंडस्ट्री से निकल के आता है और जिस आईपीओ का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इस आईपीओ की बात करते हैं तो साइज में काफी छोटा आईपीओ है जिसका साइज ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास का है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूं जहां पे आपको पूरे तरीके से आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का कोर बिजनेस क्या है और इसके अलावा इसमें क्या अच्छी चीजें हैं इस कंपनी के बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है। सबसे पहला पॉइंट है ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, तो ये कंपनी ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं लाइंग पाइपलाइन नेटवर्क्स, तो ये कंपनी क्या करती है कि पाइपलाइन नेटवर्क्स को बिछाती है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अंदर और इसके अलावा इन्होंने पिछले कुछ टाइम के अंदर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को भी उठाया है। तो दोस्तों इसके नीचे वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब तो ये नए प्रोजेक्ट्स उठाती है। इसके अलावा जो पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है ऑयल एंड गैस कंपनीज को। दोस्तों इस कंपनी का अगर हम प्रेजेंस की बात करते हैं तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स और इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर फैली हुई है जहां पे अपने बिजनेस को रन करती है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम जल्दी से बात करते हैं इस कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कि पास्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो कंपनी का नेट सेल्स था वो था 88 करोड़ का और कंपनी का प्रॉफिट था 7 करोड़ का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 की, तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव होता है फ्रॉम 88 करोड़ टू 140 करोड़। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो कंपनी का प्रॉफिट 7 करोड़ से इंप्रूव होकर एकदम से 17 करोड़ पे चला जाता है। फाइनेंशियल ईयर अगर हम 20 की बात करते हैं तो कंपनी का नेट सेल्स 162 करोड़ हो जाता है और कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर दोस्तों इस आईपीओ के हम टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है वो 117 से लेके 120 रुपीज के आसपास का रखा गया है और इसमें अगर आपको एक लॉट के लिए बिड करना है तो मिनिमम आपको 125 शेयर्स के लिए बिड करना पड़ेगा और जो आपके पैसे लगेंगे बिड करने के लिए तो वो आसपास 15,000 रुपीज के लगेंगे कि जितना पैसा आपको रखना पड़ेगा अगर आप एक लॉट के लिए बिड करना चाहते हैं तो। और मैक्सिमम लॉट आप 13 लॉट्स बिड कर सकते हैं, जिसका मतलब है 1625 शेयर्स के लिए आप मैक्सिमम बिड कर सकते हो इन रिटेल कैटेगरी।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं और 7 और 8 अक्टूबर के बीच में इसका अलॉटमेंट का डिटेल्स आ जाएगा। और ये कंपनी लिस्ट होने की जो टेंटेटिव डेट रखी गई है वो 12 अक्टूबर की रखी गई है और ये कंपनी एनएससी और बीएसई दोनों एक्सचेंज के ऊपर सेम टाइम पे लिस्ट होगी। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आईपीओ आने से पहले इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का 100% स्टेक है और ये प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं बल्कि ये ज्यादा पैसा रेज करने के लिए नए शेयर्स को ला रहे हैं मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये नए शेयर लाने के बाद इनके प्रमोटर्स की जो ओनरशिप है वो 100% से कम होके ऑलमोस्ट 74.1% के आसपास आ जाएगी, जिसके बाद भी आपको पता चलता है कि इनके प्रमोटर्स का अभी भी बहुत बड़ा स्टेक रहेगा इस कंपनी के अंदर आईपीओ आने के बाद भी। इसके अलावा दोस्तों हर वीडियो के नीचे हमारे बहुत से लोग आके कमेंट करते हैं और हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। हम लास्ट वीडियो के जो नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं वहां से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन चूज करके उनका आंसर करेंगे जो हमें लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिससे ये भी आपको ये समझ में आता है कि अगर आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। दोस्तों पहला क्वेश्चन डाला था जेके तंवर ने जो आप नीचे देख सकते हो और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ग्रो में स्टॉप लॉस फीचर नहीं है जिसकी वजह से उनका अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। तो यहां पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ग्रो के अंदर स्टॉप लॉस फीचर है और ये फीचर आप वेब पे भी यूज कर सकते हो और ये फीचर आप ऐप पे भी यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको एडवांस ऑप्शन वहां पे दिखेगा जब भी आप ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे, उसको क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टॉप लॉस का जो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे काम करता है और ग्रो पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे जान सकते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, पूरी वीडियो है काफी अच्छी जहां पे हमने पूरी डिटेल में समझाने का ट्राई किया है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे काम करता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है सुरेंद्र रावत ने, तो उनका क्वेश्चन शायद कैंस आईपीओ से रिलेटेड है। आप नीचे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई आईपीओ पहले दिन बीएसई पे लिस्ट होगा और जो उनको टीपिन मिलता है एनएससी से तो वो रिडीम कैसे कर पाएंगे, मतलब कि अपने आईपीओ को सेल कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि जो भी आपको टीपिन मिलता है जब भी आप कुछ सेल करने जाते हैं तो टीपिन आपको एक्सचेंज की तरफ से नहीं मिलता। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि अगर मुझे एनएससी की तरफ से टीपिन मिलेगा तो यहां पे सुरेंद्र मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जो टीपिन आपको मिलता है वो आपको डेपोजिटरी की तरफ से मिलता है। डेपोजिटरी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे आपका डीमैट अकाउंट होता है और वो टीपिन यूज क्यों होता है कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी स्टॉक पड़ा है, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन देना पड़ता है और वो ऑथराइजेशन का पिन अगर हम ग्रो की बात करें तो आपके पास सीडीएसएल से आता है, किसी भी एक्सचेंज से नहीं आता। तो वो सीडीएसएल से अगर आपके पास टीपिन पड़ा है तो नॉर्मली जाके आप ईडीआईएस का यूज करके अपनी होल्डिंग्स को ऑथराइज करके सेल ऑर्डर डाल सकते हो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे सीमलेस रहेगा। तो दोस्तों आज हमने बात किया था 3 आईपीओस के बारे में जिनका नाम था गीतिका इंफ्रास्ट्रक्चर, एमडीएसएल और इसके अलावा यूटीआई एएमसी, जिनको लेके बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरीके से इंटरेस्टेड हैं क्योंकि तीनों आईपीओ अलग अलग इंडस्ट्री से निकल के आते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक आईपीओ को दूसरे आईपीओ के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर आईपीओ एक अलग इंडस्ट्री से निकल के आता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं किसी भी आईपीओ में तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में आप तभी सोच सकते हैं जब आप उस आईपीओ के उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमें कौन से आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए। हम एक नया सेगमेंट लेके आए हैं हर वीडियो के अंदर जहां पे हम पिछली वीडियो के अंदर जो भी आप कमेंट करते हो वहां से कुछ कमेंट्स को पिक करके उनके क्वेश्चंस के रिप्लाई करते हैं हर वीडियो के अंदर। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमसे क्वेश्चन पूछने की। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम ट्राई करेंगे आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने का और कुछ क्वेश्चंस को पिक करके हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोज एजुकेशनल पर्पस के ऊपर लेके आते हैं जो आपके एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।